नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन ऑफ स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है रिश्तों से बंधी एक डोर। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। सेठ धनीराम का बंगला, जिसमें सेठ धनीराम, उसकी पत्नी, 3 बच्चे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं और 4-5 नौकर। बच्चों में 2 लड़कियां, 1 लड़का। बड़ी लड़की 14 वर्ष की, लड़का 11 वर्ष का और छोटी लड़की 18 साल की। उनका एक नौकर नाम सदाराम, अपने को भी सेठ ही समझता क्योंकि सेठ हर काम में उसकी सलाह लेता, और वो सेठ का सबसे विश्वास पात्र भी जो था। सेठ धनीराम उसे अपने परिवार के सदस्य ही मानता था। सदाराम भागता हुआ सेठ के पास आता है। सेठ जी, क्या है? रोबदार आवाज़। सेठ धनीराम मूँछों पर ताव देकर कहते हैं, सेठ जी, दयाराम भैया पधारे हैं। क्या? दयाराम? बुलाओ उन्हें अंदर। अंदर आदर सहित दयाराम आता है। सेठ उसे गले लगाता है और दयाराम, कैसे हो भाई? पिताजी, माँ सब कैसे हैं? आज का खाना हमारे साथ ही खाना। अरे कालू, जरा सेठानी जी को बुलाओ और खाने की तैयारी देखो। सेठानी आती है, गोरी चिट्टी, थोड़े घूंघट में दयाराम की तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराकर हाथ जोड़ती है, फिर सेठ जी के पास आकर बैठ जाती है। इतने में सेठ जी की छोटी बेटी प्रभा सेठानी जी की गोद में आकर बैठ जाती है। दयाराम उसे निहारता है, फिर कहता है, अरे भैया, ये तो अपनी सुमन पर गई है एकदम। सेठानी जी, खाने की तैयारी करिए, दयाराम जरा जल्दी में है। सेठ जी सेठानी से कहते हैं। सेठानी उठकर रसोई में चली जाती है। इतने में नौकर सदाराम भागा भागा अंदर आता है और उसके पाँव की ठोकर से एक पानी का गिलास लुढ़क जाता है। सेठ जी गुस्सा करते हैं, माफ़ करना सेठ जी, गलती हो गई। सेठ जी, मुझे कुछ दिन छुट्टी चाहिए, मेरी बहन बहुत बीमार है, उन्हें देखने जाना है। नौकर सदाराम ने कहा, ठीक है, जाओ और सेठानी से अपनी पगार भी लेते जाना, ज़रूरत पड़ेगी। सेठ जी बोले, धन्यवाद सेठ जी, भगवान आपको बरकत दे। दुआ देता नौकर सदाराम सेठ धनाराम की हवेली से चला जाता है। जहाँ धनाराम सेठ अपनी आलीशान बंगले में रहता है, वहीं नौकर सदाराम के पास एक छोटा सा घर है, जहाँ उसकी पत्नी, एक विधवा बहन और 2 बेटे रहते हैं। सदाराम घर पहुँचता है। उसकी पत्नी अपनी ननद के पैरों पे मालिश कर रही थी। कमला, कमला, क्या हुआ जीजी को? सदाराम ने पूछा। अरे कुछ नहीं, कल जीजी को चक्कर आ गए थे, कमजोरी हो गई है। डॉक्टर को दिखाया है, अभी ठीक है, कमला बोली। चलो अच्छा हुआ, जीजी ठीक है, सदाराम बोला। इतने में उनका छोटा बेटा बबलू दौड़ता दौड़ता आता है और सदाराम की गोद में चढ़ जाता है और कहता है, बाबूजी, हमारे लिए क्या लाए? देखना बाबूजी, एक दिन हम भी आपको सेठ सदाराम बनाएंगे। फिर सब हंसने लगते हैं। सुमन, जल्दी आ, देख अपना रिजल्ट आ गया। मंजू बोली। आई? क्या रहा तेरा, बताना जल्दी। सुमन ने कहा, क्या यार, आ तो सही, अब तो बैंड बजने वाली है तेरी। मंजू बोली। सुमन सकपकाई, क्यों, क्या हुआ? मैं पास तो हो गई ना? मंजू हंसी। सुमन, तेरे तो तोते उड़ गए, चेहरा देख तेरा, ऐसा लग रहा है जैसे भूत को देख लिया हो। सुमन घबरा कर बोली, बता ना, क्या रहा? अरे सुमन, तूने तो कमाल कर दिया, पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई है तू। मंजू चहकी। क्या, सच? सुमन खुशी से बोली। और उसका क्या रहा? उसका सेकंड रहा और पूजा का थर्ड। और तेरा? सुमन ने पूछा। मेरे तो 70% बने हैं। तो मिठाई तो बनती है ना? सुमन बोली। चल पार्टी करते हैं, मंजू ने कहा। कॉन्ग्रेचुलेसन सुमन, मेरी जगह लेने के लिए, विकास बोला। तभी सुमन उसकी तरफ मुड़ी और बोली, जी नहीं, ये तुम्हारी जगह नहीं थी, ये तो कब से मेरे लिए खाली पड़ी थी। फिर मंजू और सुमन कॉलेज कैंटीन जाते हैं। वहाँ उन्हें पूजा भी मिल जाती है। पार्टी ख़त्म करके सब अपने कमरे में चले जाते हैं। सुमन, मंजू और पूजा अपने कॉलेज हॉस्टल में ही एक रूम में ही रहती थी। सब अपने अपने घर जाने के लिए तैयारियां कर रहे थे। सुमन को लेने उसका भाई दयाराम आएगा। सुमन, तेरे दादा आए नहीं लेने? मंजू बोली। हाँ, फ़ोन आया था उनका, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। चलो यार, अब तो 2-3 महीने बाद ही मुलाकात होगी। फुल मस्ती में सुमन बोली। सब खिलखिलाकर हंसते हैं। फिर, अरे पूजा, तेरी तो मंगनी है ना अगले महीने? मंजू बोली। अरे हाँ, सुमन चहकी। तब तो अगले महीने ही मिलना हो जाएगा। किसकी मंगनी है? विकास चिढ़ाने वाले आवाज़ में बोला। सुमन की।
हाँ हाँ हाँ, हंसती हुई। सुमन तेरी तो निकल पड़ी, खिसक ले यहाँ से। सुमन गुस्से में बोली। जस्ट चिल यार। मंजू बोली। नहीं, पूजा की मंगनी है। अच्छा, विकास बोला। चलो कोई नहीं, एक ना एक दिन तो सबकी होनी ही है। अभी तो घर जाने का समय हुआ आया है। बाय सुमन, कहते हुए विकास चला जाता है। बदतमीज कहीं का, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। सुमन गुस्से में बोली। विकास एक बिजनेसमैन का बेटा है, फर्स्ट क्लास फैमिली से है, मजाक के इंसान, अपने ऊपर घमंड नहीं है, एकदम साफ दिल इंसान। सुमन को बहुत पसंद करता है पर उसे परेशान भी बहुत करता है। सुमन भी उसे पसंद करती है पर उससे बहुत परेशान है। फिर सब एक दूसरे से विदा लेते हैं और सुमन अपने दादा यानी कि बड़े भाई का इंतज़ार कर रही है। बहुत बेचैन है घर जाने का और सबसे मिलने के लिए। दयाराम और सेठ धनाराम खाना खाकर उठते हैं। सेठानी पान लगा कर देती है। इतने में सेठ जी के दोनों बच्चे स्कूल से आ जाते हैं और दयाराम को देखकर नमस्ते करते हैं। दयाराम भी मुस्कुराता है। भाई साहब, अब आज्ञा दीजिए, मुझे चलना होगा, सुमन मेरा इंतजार कर रही होगी। इतने में सेठ की बड़ी बेटी उषा पूछती है, सुमन कौन है? धना सेठ उसे चुप रहने का इशारा करते हैं। तभी दयाराम बोलता है, सुमन तुम्हारी बुआ है। उषा और प्रकाश दोनों मौन रह जाते हैं। वे कभी सेठ जी को तो कभी दयाराम को देखते हैं। पापा, आप कभी बुआ को घर नहीं लाए? प्रकाश बोला। तो दयाराम बात टालता है और दोनों बच्चों को चॉकलेट देता है और फिर सेठ धनाराम से कहता है, अब मैं निकलता हूँ, कभी घर आइएगा और भाभी बच्चों को भी साथ में लाइएगा, सब मिलकर बहुत खुश होंगे। ये कहकर दया हवेली से निकल जाता है। दया हवेली से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठता है और हवा की रफ्तार से गाड़ी सुमन के कॉलेज हॉस्टल के सामने रुकती है। फिर सुमन अपनी दोस्तों से मिलकर गाड़ी में बैठ जाती है। फिर से गाड़ी हवा की रफ्तार से चलने लगती है। हवा, सड़क किनारे लगे पेड़ और साथ साथ चलता और अस्त होता सूरज। दयाराम का घर। मम्मा मम्मा देखो, सुमन भुआ आ गई। दादी, सुमन भुआ आ गई। दया का बेटा रवि सुमन को देखकर चिल्लाया। अरे सुमन, कैसी हो? दया की माँ और पत्नी दोनों सुमन को देखकर बोली और फिर एक दूसरे को देखकर हंस पड़ी। फिर सुमन सबसे गले मिली। इधर सेठ धनाराम के घर चुप्पी छाई थी। सेठानी जी ने सेठ धनाराम से कहा कि दयाराम को बच्चों को ये बताना क्या जरूरी था कि सुमन कौन है? अब पता नहीं बच्चे क्या क्या पूछेंगे, फिर कल को वहां जाने की जिद भी करेंगे। सेठ धनाराम सेठानी को चुप रहने का कहता है। इधर दया के घर तरह तरह के पकवान बनाए गए सुमन के घर आने की खुशी में। बुआ, आपकी पढ़ाई पूरी हो गई? रवि ने पूछा। नहीं पागल, अभी बुआ 2 महीने बाद वापस पढ़ने जाएगी, है ना बुआ? दया की बेटी कविता कहती है, जो कि रवि से छोटी थी। तभी दया का सबसे छोटा बेटा जय सुमन की गोद में आ बैठता है और बोला, बुआ मैं भी आपके साथ पढ़ने जाऊंगा। फिर सब हंसने लगी। चलो बुआ को परेशान मत करो, दया की पत्नी शोभा बच्चों को हटाते हुए कहती है। सुमन, चलो खाना लग गया है, माँ बुला रही है। चलो भाभी, बहुत दिन हो गए आपके हाथों का खाना खाए। फिर सब खाना खाने बैठ जाते हैं। इधर सेठ धनाराम के नौकर सदाराम के घर। जीजी, अब आप कैसी हो? सदाराम ने अपनी बहन से पूछा। तभी सदाराम का भाई हुक्म और उसका परिवार आया। हुक्म दयाराम के यहाँ नौकर था। सदाराम, भैया जीजी कैसी हैं? जैसे ही समाचार मिला दौड़ा चला आया। हुक्म ने पूछा, अब तो काफ़ी सुधार है, मैं कल वापस जाऊंगा, अब कुछ दिन तुम यहाँ रुको तो अच्छा होगा, सदाराम बोला। दूसरे दिन सदाराम वापस सेठ के घर नौकरी पर आ गया। यहाँ सेठ धनाराम और उसकी पत्नी गायत्री बहुत परेशान है। कुछ दिन बाद सेठ धनाराम का एक और भाई अपनी बुआ को लेकर हवेली आया। सेठ धनाराम अपनी बुआ को देखकर बहुत खुश हुआ। दोनों उनकी खूब आवभगत की। तीनों बच्चों ने अपनी बुआ दादी को देखकर बहुत खुश हुए और बुआ भी बहुत खुश थी। सेठ धनाराम उनका चहेता भतीजा जो था। आओ बुआ, कैसे हो महेश? तुमने बहुत अच्छा किया जो बुआ को यहाँ ले आए। कल दयाराम भी आया था, वो सुमन को लेने। सेठ धनाराम ये बोलता हुआ बच्ची को देखकर चुप हो गया। फिर बात को टालते हुए बोला, महेश बच्चों को भी ले आते, तुम्हारी भाभी भी बहुत खुश हो जाती। फिर बच्चे अपने कमरे में सोने चले गए। सब खाना खा पी कर बातें कर रहे थे। सेठ धनाराम सदाराम को पुकारते हैं। सदा, और सदा। जी सेठ जी। सदा, तुम्हारी बुआ कैसी है? सेठ जी, अब बुआ एकदम ठीक है, मेरा छोटा भाई वहीं है तो मैं काम पर आ गया। सेठ धनाराम उसे कुछ रुपए देते हुए बोले,
चलो अच्छा किया, ये लो कुछ रुपये रखो, काम आएंगी। धन्यवाद सेठ जी। सदाराम सेठ जी को धन्यवाद देता है और चला जाता है। सेठ धनाराम के घर भुआ की खूब आवभगत हुई, सब खुश थे। 2 महीने बीत गए। इधर सुमन के कॉलेज खुलने वाले थे, पर दयाराम का एक दोस्त अपने भाई का रिश्ता लेकर आने वाला था, तो उसने सुमन को कुछ और दिन रोक लिया। आखिर वो दिन आ गया जब लड़के वाले सुमन को देखने आए। दया का दोस्त, उसकी पत्नी और उसका भाई। अचानक छत पर खड़ी सुमन चौंक जाती है। वहाँ उसकी सहेली मंजू भी थी। वह मंजू को आवाज़ लगाती है, मंजू मंजू देख जल्दी आ। क्या हुआ? मंजू बोली, अरे ये विकास मेरे घर पर क्यों आया है और ये दादा को कैसे जानता है? सुमन बोली, पता नहीं, चल नीचे चलते हैं, मंजू कहती है। और फिर वो दोनों ही नीचे आ जाती हैं। तभी विकास सुमन को देखकर चौंक जाता है और बोला, सुमन ये तुम्हारा घर है और दया भैया तुम्हारे भैया हैं, तुम तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो? सुमन बोली, अरे सुमन तुम इसे जानती हो? दया ने आश्चर्य से पूछा। और नहीं तो, ये मेरी क्लास में ही तो पढ़ता है दादा, और ये यहाँ क्या कर रहा है? आप इसे कैसे जानते हैं? इतने में विकास के भाई और भाभी आ जाते हैं और बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है दया, शायद अब कोई परेशानी नहीं होगी। ये सुन सुमन को सब कुछ समझ में आने लगा और वो छत पर भाग गई। सुमन सुमन क्या हुआ? रुक, मंजू पीछे भागते हुए बोली। तब दया विकास से बोला, विकास तुम तो सुमन को और उसके स्वभाव को जानते हो, क्या तुम्हें सुमन पसंद है? दया भैया भैया और भाभी का जो भी फैसला होगा वही मुझे मंजूर होगा और मेरी तरफ से हाँ है, बाकी भैया भाभी की मर्जी। पापा ने पूरी जिम्मेदारी भैया भाभी को सौंपी है। ठीक है, अब तुम जाओ और सुमन से मिलो, वो छत पर है, दया विकास से बोला। विकास छत पर चला जाता है। शादी और विकास से? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो देखने में अच्छा है पर फिर भी नहीं, मुझे उससे शादी नहीं करनी, वो मुझे बहुत परेशान करता है, सुमन गुस्से में बोली। पर इसमें क्या खराबी है? मंजू बोली, यार स्मार्ट है, होशियार है, केयरिंग है, और तो और वो तुझे और तू उसे पसंद भी करते हो और वो तेरा कितना ख्याल भी रखता है। मेरी मान, ये तेरे लिए सबसे सही लड़का है। नहीं यार, सुमन सोच में पड़ गई। सोच क्या रही है? हाँ कह दे, मंजू बोली। अरे यार ऐसा लड़का कहीं नहीं मिलेगा, मैं तेरी जगह होती तो तू कर लेना उससे शादी, सुमन बोली। यही तो मात खा गई, अगर मेरी सगाई नहीं हुई होती। इतने में विकास हंसता हुआ अंदर आता है। सुमन उसे देखते ही बोली, तुम अंदर कैसे चले आए और ये सब क्या नाटक है विकास? अरे ये क्या कर रही हो सुमन? मंजू बोली और विकास को कमरे में बैठने का इशारा किया। विकास बैठते हुए बोला, सुमन मेरी तो हाँ है, तुम हाँ करने वाले होते कौन हो? सुमन विकास की बात काटते हुए बोली। सुमन उसकी बात तो सुन, मंजू सुमन से कहती है। मंजू की बात सुनकर विकास बोला, सुमन कोई जल्दी नहीं है और ना ही कोई ज़बरदस्ती है। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो मैं खुद ही मना कर दूंगा, चलो नीचे। इतने में मंजू बोली, विकास रुको, सुमन को सोचने का समय दो। सुमन आश्चर्य से मंजू को देखती है। विकास नीचे चला जाता है। सुमन एक बार फिर सोच ले, ऐसा लड़का फिर नहीं मिलने वाला, मंजू सुमन को समझाती है। फिर सब नीचे चले गए। इधर सेठ धनाराम की बुआ वापस महेश के घर जाना चाहती है। तब गायत्री बोली, बुआ जी हमारे से कोई कमी रह गई है क्या? कोई भूल भूल हो गई है क्या? नहीं बहू, बस मेरा यहाँ मन नहीं लगता। पहले तो बच्चों की छुट्टियाँ चल रही थी, अब तो बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं और तुम घर के काम में लगी रहती हो। मैं अकेली बैठी रहती हूँ, मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं जिससे बातें कर सकूँ। इतने में सेठ धनाराम आए और बोले, ठीक है बुआ, अगर आप जाना ही चाहती हैं तो चले जाइएगा, पर कुछ दिन बाद, उषा का 15वां जन्मदिन है, तब तक रुक जाइए। ठीक है बेटा, मैं रुक जाती हूँ, पर बाद में मुझे महेश के घर छुड़वा देना। मैं यहाँ आती रहूँगी, अपने मन पर कोई बोझ मत रखना, बस मेरा यहाँ मन नहीं लगता, बुआ बोली। विकास की भाभी, आओ सुमन, हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। सुमन और मंजू दोनों बैठ जाते हैं। तब विकास सुमन को देखकर मुस्कुराता है और सुमन शर्मा जाती है। फिर मंजू सुमन को छेड़ते हुए हंसने लगती है। मंजू सुमन की भाभी के कान में धीरे से बोली कि भाभी, सुमन को विकास पसंद है और ये रिश्ता पक्का समझो। दया और विकास का भाई दोनों गले मिले। फिर सब मिलकर घर से विदा हुए। सुमन छत पर खड़ी विकास के ऊपर देखने का इंतजार कर रही थी।
तभी विकास ने ऊपर देखकर सुमन को हाथ हिलाया। फिर सब चले जाते हैं। कुछ दिन बाद उषा का जन्मदिन है, सब बहुत खुश थे। इतने में फ़ोन की घंटी बजी। हेलो, हाँ जी, कौन? मैं दया बोल रहा हूँ भाभी, नमस्ते। हाँ दया भैया, नमस्ते, कैसे हो? घर में सब कैसे हैं? सब ठीक हैं भाभी। एक खुशखबरी देने को फ़ोन किया था। क्या खुशखबरी? हाँ बताइए जल्दी। भाभी, सुमन की सगाई पक्की हो गई है। वो है ना राम प्रसाद जी, उनके लड़के विकास के साथ। काफ़ी अच्छा बिजनेस है उनका और विकास सुमन के साथ ही पढ़ता है, उसी की क्लास में। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है ये। रुको मैं इन्हें बुलाती हूँ। सुनते हो प्रकाश के पापा, जल्दी आइए, दया भैया का फ़ोन है। सुमन की सगाई पक्की हो गई है। तभी उषा उन्हें देखती है और उनके पास आ जाती है। गायत्री ने उषा को अपने दोस्तों के पास भेज दिया। इधर दया ने अपने भाई को खुशखबरी दी। फिर सेठ धनाराम ने भुआ को भी सब बात बता दिया। तो भुआ भी बहुत खुश हुई और बोली, आज कितने वर्षों बाद हम सब मिलेंगे बेटा धनाराम। इस बार सब कुछ भुलाकर सुमन की शादी में चलेंगे। देखो बेटा, तेरी एक ही तो बहन है, अगर तू उसकी शादी में नहीं गया तो उस पर क्या बीतेगी। नहीं बुआ जी, इस बार मैं और मेरा परिवार दयाराम के घर जाएंगे। जाएंगे क्यों नहीं, मेरी इकलौती बहन की शादी जो है। हाँ बेटा देखो, दया भी यहाँ आने लगा है और सुमन की रिश्ते की बात भी उसने बता दी है। अब तुम्हें भी सब भुला देना चाहिए, आखिर तुम सबसे बड़े जो हो। बुआ बोली, ठीक है बुआ जी, हम सब मिलकर सुमन का ब्याह करेंगे, हंसी खुशी से रहेंगे। सेठ धनाराम की आंखों में आंसू आ गए। तब बुआ जी बोली, अब सब ठीक रहने वाला है। दया के घर सुमन की सगाई की तैयारियां चल रही थी। 2 दिन बाद सुमन की सगाई थी। दया अपने बड़े भाई धनाराम और उसके परिवार का आने का इंतजार कर रहा था। उसे लगा कि भैया धनाराम जरूर आएंगे। खुशियां का माहौल था। इतने में घर के सामने एक गाड़ी रुकी। जो दया ने नहीं सोचा वो हुआ। गाड़ी से महेश और उसका परिवार और बुआ निकले। दया बहुत खुश हुआ और दौड़कर बुआ के गले लग गया और महेश से बोला, महेश, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम बुआ जी को ले आई। मुझे लगा कि तुम नहीं आ पाओगे। अरे दया भैया, कैसे नहीं आता मैं? सुमन मेरी इकलौती बहन है। मेरा काम सुमन से ज़्यादा ज़रूरी थोड़ी ही है। आप भी ना भैया। फिर महेश और उसके परिवार का स्वागत हुआ। सुमन दौड़कर महेश के गले लग गई। फिर महेश अपनी माँ से मिला। इतने में दया का सबसे छोटा भाई सुरेश और उसके पिताजी घर आए। महेश उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और गले मिला। फिर सुरेश से बोला, और भाई सुरेश, कैसे हो? यूएसए से कब आए? बस 2 दिन पहले ही भैया। अब तो सुमन की शादी के बाद ही जाऊंगा, सुरेश बोला। आखिर वह दिन आ ही गया जब सुमन की सगाई थी। खुशियों का माहौल था। सभी भाई एक ही छत के नीचे मौजूद थे। दया के 2 भाई और भाई जो थे बाहर रहते थे वो भी आ गए। 5 भाई थे सिवाय धनाराम के। सभी भाई यही आस लगाए बैठे थे कि धनाराम भैया भी आएंगे, लेकिन मुहूर्त निकला जा रहा था, धनाराम नहीं आए। विकास और उसका परिवार आ चुका था। उसका आवभगत भी खूब हुई। सगाई की रस्म शुरू हुई। सुमन और विकास ने एक दूसरे को अंगूठियां पहनाई। सब तालियां बजाने लगे। विकास के भाई और दया आपस में गले मिले। सगाई की रस्म समाप्त हुई। सब ने सुमन और विकास को गिफ्ट दिए। सुमन और विकास एक दूसरे से बात करते हैं। विकास ने सुमन से कहा, यकीन नहीं होता सुमन कि आज हम दोनों साथ हैं। कितना झगड़ा करते थे हम, और आज देखो। सुमन मुस्कुरा देती है। तभी सुमन की माँ उन्हें खाने के लिए आवाज़ देती है। सुमन और विकास नीचे चले जाते हैं। खाना शुरू हो जाता है और सब खाना खाते हैं। सेठ धनाराम के घर में सेठ धनाराम और सेठानी बहुत ही उदास थे। दोनों को लग रहा था कि उन्होंने बहुत गलत किया है। सुमन धनाराम की इकलौती बहन थी और उसकी जिम्मेदारी जो धनाराम की होनी चाहिए थी वो उसका छोटा भाई दया उठा रहा था। माता पिता बूढ़े हो गए थे तो सुमन और सुरेश की जिम्मेदारी दया पे थी। सुरेश पढ़ने अमेरिका चला गया और महेश, जिसे बुआ ने गोद लिया था, वो अपने परिवार और बुआ के साथ नौकरी के सिलसिले में बाहर चला गया। बाकी दोनों भाई दिनेश और कमलेश आते जाते रहते थे। दिनेश के 2 बच्चे और कमलेश के एक लड़की थी। सब मिलजुल कर रहते थे। महेश, दया और सेठ धनाराम दोनों के घर आता जाता रहता था। सुमन की सगाई वाले दिन सेठ धनाराम बहुत परेशान थे। तब उनकी बेटी उषा पास आकर बोली, पापा, आज तो किसी सुमन की सगाई है ना? तभी सेठानी आकर उषा को चुप करा देती है। तब धनाराम बोले, चुप कराने से क्या फ़ायदा? बच्चे एक दिन तो जानेंगे ही कि उनका परिवार कितना बड़ा है
और कौन कौन है उनके परिवार में। तब उषा बोली, पापा कौन कौन है? महेश काका, दया काका, भुआ दादी और कौन? तब सेठ धनाराम उषा को बताने लगते हैं। तब सेठानी उसे चुप करा देती है, लेकिन सेठ कुछ नहीं माने, वो बताने लगे। सेठ जी ने उषा को बताया कि सुमन उसकी बुआ है, दया और महेश के अलावा उनके 3 और काका भी हैं, दादा दादी भी हैं। उषा को आश्चर्य हुआ और वो बोली, तो फिर हम सब साथ में क्यों नहीं रहते? तब सेठ धनाराम सकपका गए और चुप हो गए। तभी उषा की फ्रेंड्स आकर उसे ले जाती गई। इधर सुमन बहुत खुश थी, लेकिन अपने माँ और पापा और भाइयों का उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछा कि वे सब उदास क्यों हैं। तब सुमन की माँ ने बताया कि तेरी सगाई में वे लोग नहीं आए जिनका हम इंतजार कर रहे थे। किसका इंतजार माँ? सुमन ने पूछा। तेरे सबसे बड़े भाई का, माँ बोली। सुमन सकपका जाती है। क्या सबसे बड़ा भाई? वो तो दया भैया हैं। तब दया बोला, नहीं मैं नहीं हूँ, मुझसे बड़े तो धनाराम भैया हैं जो यहाँ से कुछ दूर दूसरे शहर में रहते हैं। क्या आपने कभी बताया नहीं कि मेरे 5 नहीं 6 भाई हैं? सब चुप थे तो सुमन ने फिर से पूछा कि वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं बताता। तब सुमन वहाँ से चली गई। उधर सेठ धनाराम भी बहुत परेशान थे। उन्हें अपने माँ, पिताजी और भाइयों की याद आती है। वह उनकी याद में ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। तभी सेठानी आई और उन्हें चुप कराकर कहा, आपको उनकी याद आ रही है तो हम वहाँ क्यों नहीं चले चलते? ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण हम वहाँ नहीं जाते? और दया भैया वो यहाँ आते भी हैं, फिर हम क्यों नहीं जा सकते? महेश भैया और बुआ जी भी यहाँ आते हैं, लेकिन माँ, पिताजी और आपके बाकी तीनों भाइयों और सुमन ये कोई क्यों नहीं आते? मैंने भी आज तक इन्हें नहीं देखा। सिर्फ सुना है कि आपकी कोई मजबूरी है, इसलिए मैंने बच्चों को भी नहीं बताया कि उनके परिवार में और कौन कौन है। यहाँ सेठानी और वहाँ सुमन एक ही सवाल बार बार पूछते हैं। समय का पहिया एक बार फिर 20-25 वर्ष पहले की ओर घूमता है। सेठ धनाराम, पांचों भाई, बुआ, माँ और पिताजी सब उसी जगह पहुंच जाते हैं जब उनकी बूढ़ी माँ यानी कि दादी बीमार थी और मर गई। 12 दिन बाद उनके बक्से का ताला खोला गया, जिसमें कुछ कपड़े और कुछ गहने निकले और एक चिट्ठी निकली। सब एक ही बात सोचते हैं कि हम सब साथ में कितने खुश थे। आज भी हम वैसे ही खुश और साथ रहते अगर उस बक्से में वो चिट्ठी ना मिली होती। वह मनहूस चिट्ठी सब बर्बाद कर गई। बक्सा खुलता है, कुछ नए पुराने कपड़े और एक जेवर गहनों से भरी पोटली और एक चिट्ठी जो उस बूढ़ी माँ ने लिखी थी। उस चिट्ठी को देखकर लगा कि वो अभी कुछ ही महीने पहले ही लिखी गई थी, लेकिन धनाराम की बुआ नहीं चाहती थी कि कोई उस चिट्ठी को पढ़े। वो जानती थी कि अगर वो चिट्ठी पढ़ी गई तो परिवार टूट जाएगा, लेकिन सबकी जिद के सामने उसकी एक न चली। फिर चिट्ठी पढ़ी गई। प्यारे बच्चे रामू, मैं जानती हूँ कि मैं तुम सब मुझे बहुत याद करोगे। मैं चाहती थी कि ये खत मेरे मरने के बाद ही पढ़ा जाए। साथ ही साथ मैं तुमसे माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ कि तुम्हें ये लकड़हारे का काम करना पड़ा। तुम भी ये सोच रहे होंगे कि मेरे पास इतना धन होते हुए भी मैंने तुम्हें क्यों नहीं दिया, पर तुम कुछ नहीं बोले। मैं मेरा धन अपने बड़े पोते को देना चाहती थी जो तुम्हारी तरह संस्कारी हो। अगर मैं मेरा धन तुम्हें दे देती तो तुम वो धन मेरे बड़े पोते को नहीं बल्कि उसे दे देते जिससे मैं नफरत करती हूँ। मैंने अपनी बेटी को एक मकान दिया है जो तुमसे छुपा कर खरीदा था, और एक घर जो शहर में है वो मेरे बड़े पोते को का होगा जिससे मैं अपनी जान से ज़्यादा चाहती हूँ। उसके आने से मेरे घर में खुशहाली आई है। पिछली गली में हमारा एक और घर भी है, तुम सब वहाँ रहना। अब तुम ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये सब तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया। अगर मैं तुम्हें ये सब पहले बता देती तो तुम ये सब उस धनाराम को दे देते जिसे तुम उस कूड़ेदान से उठाकर लाए थे, जिसके कारण हमारा पुश्तैनी घर बिक गया। और तुम्हारी पत्नी उसे सगे से भी ज़्यादा प्यार करती है। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरा अपना पोता हो, लेकिन वर्षों बीत गए। तुम दोनों ये मानते हो कि इस धनाराम के आने से घर में खुशियाँ आई है, इसके आने के बाद तुम्हें संतान हुई है, लेकिन नहीं, मैंने मन्नतें मांगी हैं, तीर्थ गई, तब जाके तुम्हें 5 बेटे दिए हैं। और धनाराम मनहूस है,
जब से ये आया अनर्थ हो गया। इसे बचाने के चक्कर में मेरी बेटी का पति और बच्चा मर गया। मेरी बेटी विधवा हो गई। मैं इसे अपना पोता नहीं मानती। मेरे लिए मेरा बड़ा पोता दयाराम है, तुम्हारी माँ। ये सब सुनकर धनाराम को झटका लगा और धनाराम घर से भाग गया। सबने बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला। 5 वर्ष बाद दयाराम नौकरी के सिलसिले में बाहर गया। बुआ के पढ़ लिख कर टीचर बन गई और बाकी सब बड़े मकान में रहने लगी। एक दिन कोई अजनबी आया और पुराने घर की चाबी मांगी और कहा कि धनाराम ने ये मकान बेच दिया है। सब उससे धनाराम का पता पूछने लगे, लेकिन वो अजनबी ने ये कहकर मना कर दिया कि वो धनाराम का घर नहीं जानता। तो सभी बहुत दुखी हुए। कुछ समय बाद बुआ ने अपने चहेते भतीजे को गोद लिया और अपने माँ के दिए घर में चली गई। और रामू का सबसे छोटा बेटा सुरेश विदेश पढ़ने चला गया और दयाराम अपने माता पिता और पूरे परिवार के साथ शहर चला गया। सुरेश और सुमन को छोड़कर सबका अपना परिवार था। वे सब आज भी धनाराम को याद करते थे। आज अचानक धनाराम को अपनी बहन की शादी की बात सुनकर सबकी याद आने लगी। महेश और भुआ जी दयाराम के घर आते जाते रहते और बिजनेस के सिलसिले में दया और महेश का सेठ धनाराम के घर आना जाना लगा रहता था, लेकिन धनाराम ने उन्हें कुछ भी बताने को मना कर दिया था। तब से ये बात सिर्फ उन तक ही सीमित थी। सुबह के 6:30 बजे थे। हवेली में साफ सफाई हो रही थी। अचानक धनाराम ने सेठानी गायत्री को आवाज़ दी, गायत्री सामान पैक करो। गायत्री, क्यों, कहाँ जाना है? बच्चे स्कूल जाने को तैयार हो रहे थे। उन्होंने भी पूछा, पापा कहाँ जाना है? सुमन की शादी में, सेठ ने कहा। क्या? सुमन की शादी में? क्या कह रहे हो? आप ही ने तो मना किया था, सेठानी ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, लेकिन अब सब कुछ बुलाने का वक्त आ गया है। मेरी इकलौती बहन की शादी है और मैं न जाऊं, ये तो हो नहीं सकता। सेठ एक ही सांस में बोल पड़े। ये बात सुनकर गायत्री और बच्चे बहुत खुश हुए। स्टेशन पहुंच चुके थे। सब ट्रेन आने को थी। सब और चहल पहल थी। सेठ जी को ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन से वर्षों पुराना बोझ उतर गया हो। सब बहुत खुश नुमा थे। सब खुश थे। ट्रेन आ चुकी थी। सब चढ़े और ट्रेन रवाना। सुमन की शादी को सिर्फ 2 महीने थे। सुमन ने सेठ धनाराम के बारे में सुना था कि वो उसके सबसे बड़े भाई थे। वो चाहती थी कि वो भी उसकी शादी में आए, लेकिन सुमन उन्हें बुला नहीं सकती थी। एक दोपहर सब खाना खा के उठे और बातों में व्यस्त थे। सुमन अपने भाई भाभी और बच्चों के साथ गप्पे लगा रही थी कि तभी दया के एक नौकर ने आकर कहा, बाहर कोई परिवार आया है और कहते हैं कि आपके बड़े भाई हैं। ये सुनकर सभी के सभी भाई खड़े हो गए। दया बाहर की तरफ भागा। जैसे ही वह बाहर भागा, उसके कदम बाहर आकर रुक गए। उसने देखा धनाराम, भाई भाभी और बच्चे खड़े हैं। दया भाग के भाई के गले लगा और कहा कि भाई, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप यहाँ आए। तभी सेठ धनाराम ने कहा कि विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा, लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि रिश्तों की महक अपने तक खींच ही लाती है। फिर सब भाई बहन गले लगे। सेठ धनाराम सुरेश के पास आए और बोले, सुरेश कैसा है मेरा भाई? छोटा सा भाई जो मेरी उंगली पकड़कर चलता था, वो आज कितना बड़ा हो गया। तब सुरेश बोला, भैया आप तो मुझे याद भी नहीं हो। कैसे याद होऊंगा सुरेश? मैं तो सबको छोड़कर चला गया था, लेकिन अब आ गया हूँ। अब कभी नहीं जाऊँगा। माँ बाबा कैसे हैं? फिर सभी भाई अंदर आए। दया ने सभी को सेठ धनाराम से मिलवाया। सभी भाइयों की पत्नियाँ गायत्री और उनके बच्चों से मिली। तभी दया की पत्नी सेठ धनाराम की बेटी प्रभा को देखकर बोली, अरे ये तो बिल्कुल ही सुमन जैसी लगती है। तभी सेठ और गायत्री एक साथ पूछते हैं कि सुमन कहाँ है? और माँ बाबा भी। सेठ धनाराम माँ बाबा से माफ़ी मांगना चाहते थे। वे दोनों माँ बाबा से मिले और माफ़ी भी मांगी। तब रामू ने कहा, बेटा धनाराम, जो हो गया उसे भूल जाओ और कभी याद मत करना। तुम्हारे आने से ये परिवार पूरा हुआ। ये कहकर सब गले मिले। तभी सुमन आई। दया बोला, अरे सुमन आ गई। सुमन आओ, देखो कौन आया है। ये हमारे सबसे बड़े भैया धनाराम हैं। धनाराम सुमन को देखते हैं। उन्हें वो 1 साल की नन्ही सुमन याद आती है। वो सुमन को गले लगा लेते हैं। फिर गायत्री और बच्चे भी उससे मिलते हैं। तब धनाराम की बड़ी बेटी उषा कहती है कि अच्छा, तो आप हो सुमन बुआ, आप कितनी सुंदर हो। उस दिन दया काका आए थे और आपकी ही बात कर रहे थे। आपकी ही शादी है ना? सुमन उससे बहुत बातें करती है। सुमन ने सेठ धनाराम से कहा कि भैया, अब जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती, आप तब तक यहीं रहना। फिर सब दया का घर देखते हैं। चारों ओर खुशियों का माहौल था।
देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। शादी की रस्में शुरू हुई। घर में चारों ओर खुशियों का माहौल था। आज रामू और उसकी पत्नी और बहन बहुत खुश थे कि आज उनका परिवार पूरा एक साथ है। शादी का दिन आया, बारात आ चुकी थी, सब और खुशियाँ ही खुशियाँ थी। सुमन बहुत खुश थी। सभी भाभियाँ उसे घेर कर बैठी थी। मंडप सज चुका था। स्टेज पर दूल्हा दुल्हन आए, वरमाला हुई, पूरे परिवार ने फोटोएं खिंचवाई। फेरों के वक्त रामू और उसकी पत्नी के अलावा 6 भाइयों ने अपनी बहन का कन्यादान किया। एक नया इतिहास रचा। एक ही लड़की का 7 बार कन्यादान। शादी संपन्न हुई। विदाई का समय आया। सब खुश थे। सबकी आंखों में आंसू भी थे। धनाराम और गायत्री ने कहा, सुमन, अब हम सब भाई साथ हैं। अब तुम्हारे 5 नहीं 6 भाई हैं। इस भाई को भी याद रखना। तब सुमन रोती हुई गले लग गई। विकास बोला, बड़े भैया आप चिंता मत करो, मैं सुमन को कोई तकलीफ नहीं दूंगा, बहुत खुश रखूंगा। दयाराम विकास के भी गले मिले और दया से बोले, दया तुमने तो हीरा ढूंढा है सुमन के लिए। फिर विदाई हुई और सुमन अपने ससुराल चली गई। फिर सब भाई एक साथ रहने लगे। तब रामू ने अपनी पत्नी से कहा, धनाराम की माँ, आखिर रिश्तों की डोर ने पूरे परिवार को मिला ही दिया। मैं नहीं कहता था कि धनाराम आएगा, क्योंकि रिश्तों की डोर पूरे परिवार को बांधती ही है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी। कमेंट करके बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी। दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि कहानी पसंद आई तो उसे लाइक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।